नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब कभी दुश्मन अपना रंग बदल लेता है, अपना रूप बदल लेता है, तो जंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने भारत से दुश्मनी में अपना चेहरा भी बदला है, मोहरा भी बदला है, और जंग थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। अब अभी तक पाकिस्तान में जो आतंकी चेहरे थे, वो आप कह सकते हैं ये दो प्रमुख चेहरे थे, हाफिज सईद लश्कर तोयबा के और मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर। अब ये दोनों ही लोग पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन के चीफ थे, मुखिया थे। लेकिन अब मैंने कहा ना, जंग बदल गई है, चेहरा भी बदल गया है। और आपको जान के ताज्जुब होगा, दुनिया को जान के हैरत होगी कि आज की तारीख में पाकिस्तान का जो टेरर का फेस है, जो चेहरा है, मसूद अजहर नहीं है, हाफिज सईद नहीं है। वो चेहरा खुद पाकिस्तान आर्मी का चीफ जनरल असीम मुनीर है। और इसीलिए मैंने कहा, जंग थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही है। Stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है, वो ये है कि अब देश को सीधे आईएसआई से नहीं लड़ना है, आतंकी संगठन लश्कर और जैश से नहीं लड़ना है। अब सीधे सीधे आर्मी चीफ से लड़ना है, जो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा पावरफुल है। और एक ऐसा चीफ जो जालिम तो है, लेकिन उसके पास एक हथियार भी है, न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर बम भी है, आर्मी चीफ भी है, फिदाइन भी उसके पास हैं, और एक जालिम जहन भी है। सवाल इस बात का है कि क्या मोदी इस जनरल को निपटा पाएंगे? और सवाल उससे बड़ा यह है कि क्या मोदी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा जिगरा, इंदिरा गांधी जैसी दिलेरी दिखा पाएंगे और फाइनल हिसाब कर देंगे पाकिस्तान का? क्या हिसाब करने की स्थिति में है मोदी और शाह? अब मैं सवाल इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि सच्चाई यह है कि मोदी और अमित शाह पर जो प्रेशर है, पब्लिक का जो प्रेशर है, उसमें सेकुलर पब्लिक भी है, उसमें मोदी के भक्त भी हैं, ये प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पहलगाम में जिस तरह से बेकसूर सैलानी, 28 सैलानी जिनको चुन चुन कर उनके बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने निशाना बनाया गया, अब वो जो तस्वीरें हैं, वो तस्वीरें जो रुला देने वाली हैं, वो तस्वीरें अब घर घर पहुंच रही हैं, हिंदुस्तान के घर घर पहुंच रही हैं और प्रेशर बढ़ा रही हैं मिस्टर मोदी पर। अब दोस्तों, जनता का प्रेशर जब बढ़ा तो फिर मोदी साहब ने भी कुछ फैसले किए। आज जैसे उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये सुरक्षा की सबसे सर्वोच्च कमेटी है देश की, इसमें अमूमन रक्षा मंत्री होते हैं। राजनाथ सिंह इस मीटिंग में थे, अमित शाह थे जो श्रीनगर से वापस दिल्ली लौटे, इसमें फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री थे, इसमें मोदी जी के मिस्टर जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल भी थे, जो फिलहाल कहीं ना कहीं फेल हुए। मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज थे, और भी लोग थे। कोर कमेटी थी सिक्योरिटी की। इन्होंने कई फैसले भी लिए, और फैसलों में आप कह सकते हैं कि जैसे पाकिस्तानियों को जो वीज़ा है तुरंत बंद कर दिया गया, रद्द कर दिए गए सारे वीज़े जो देने वाले थे। अटारी बॉर्डर, जहां रोज़ महफिल सजती है बॉर्डर पर, अमृतसर के पास, अमृतसर लाहौर के पास, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इंडस रिवर ट्रीटी, अभी जो इंडस नदी है जिसका पानी भारत से पाकिस्तान जाता है, पुरानी ट्रीटी है 60 के दशक की, उसको भी सस्पेंड कर दिया प्रेशर देने के लिए। दूतावास, चाहे वो पाकिस्तान के हो भारत के, उसमें से कई अफसरों को कम कर दिया गया, 4-5 ऑफिसर्स कम कर दिए गए। इसके अलावा एक ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है जिसमें राहुल गांधी होंगे और भी नेता होंगे विपक्ष के, उन सब के साथ बैठकर जो है कहीं ना कहीं रणनीति बनेगी। और वैसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने अमित शाह को फ़ोन करके कहा कि हम आपके साथ हैं, बस आप एक्शन लेते रहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जो फैसले मोदी जी ने लिए हैं, क्या ये सर्जिकल स्ट्राइक जैसे हैं? बिग क्वेश्चन, आगे जवाब दूंगा आपको। अब दोस्तों, मोदी जी के सवाल पर तो आऊँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ज़रा एक अंदर की खबर की बात कर लें। जो अंदर की खबर गोदी मीडिया, गोदी अखबार कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं, ढक रहे हैं, या उन पर जो भी प्रेशर है।
अंदर की खबर ये है, और जो बड़ी खबर है जिसका हर हिंदुस्तानी को जवाब ढूंढना ही होगा, और सरकार को और खासकर मिस्टर अमित शाह को जो बार बार चैलेंज देते रहे हैं, ललकारते रहे हैं पार्लियामेंट में कि हम पीओके लेकर रहेंगे, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर लेकर रहेंगे, इस तरह की बात करते हैं, अक्साई चिन्ह लेकर रहेंगे चीन से, इस तरह की बातें उन्होंने कही हैं। उनसे भी एक सवाल पूछना चाहिए अमित शाह से कि भाई ठीक है, आप गृह मंत्री हैं, आपके जो समर्थक हैं आपको सरदार पटेल कहते हैं, आयरन मैन कहते हैं, तो मैं सवाल ये करना चाह रहा हूं कि आखिर 2000 सैलानी जहां थे पहलगाम में, और जिस तरह से ये नृशंस हत्याएं हुई हैं चुन चुन कर, जिस तरह से इतनी आसानी से कुछ आतंकवादियों ने अंजाम कैसे दे दिया, भले ही उनके पीछे पाकिस्तान आर्मी थी और आर्मी के पीछे पाकिस्तान के जनरल थे, इतनी आसानी से एग्जीक्यूट कैसे हो गया, बिग क्वेश्चन। और अगर मैं कहूं कि नंबर एक बात, आसानी से क्यों इन हत्याओं को अंजाम दिया गया, उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 लगने के बाद जब चुनाव कराए गए कुछ दिन पहले, और वो चुनाव में आप कह सकते इलेक्शन हुआ, उमर अब्दुल्ला फारूक साहब के बेटे चीफ मिनिस्टर बन गए, हालांकि सरकार फारूक साहब के बेटे और कांग्रेस की, राहुल गांधी की वहाँ पर है, और वहाँ पर केंद्र सरकार का भी काफ़ी दखल है। ये जो सरकार जब से बनी तो मिस्टर मोदी जी ने कहना शुरू कर दिया कि हमने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से रिस्टोर कर दिया है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। और यहीं पर कहीं ना कहीं मिस्टर मोदी और शाह, और यहां मैं उमर अब्दुल्ला का भी नाम लूंगा, ये सब के सब ओवर कॉन्फिडेंस मोड में चले गए। इन्हें पता ही नहीं था कि सरहद पार एक जालिम जनरल बैठा है जो हर दिन गिन रहा है बदला लेने के। और पॉइंट नंबर 2, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दरअसल सरकार, चाहे वो मोदी जी की दिल्ली में हो या उमर साहब की हो, एक मैसेज ये दिया गया कि साहब सब कुछ अब नॉर्मल होता जा रहा है। वो दिन चले गए जब पत्थरबाजी होती थी, वो दिन चले गए जब AK-47 की गोलियां चलती थीं श्रीनगर के चौक पर, वो दिन चले गए, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, कानून व्यवस्था एकदम ठीक चल रही है। और जब चीज़ें नॉर्मलसी की बात हो रही थी, और जब ये बताया जा रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, टूरिस्ट जो हैं वो हिंदुस्तान से आ रहे हैं, सैलानियों की भीड़ बढ़ रही है, होटल सारे बुक हैं, टैक्सी सारी बुक हैं, फ्लाइट के जो टिकट हैं डायनामिक फेयर लग रहा है, इस तरह की जब पिक्चर क्रिएट की जा रही थी नॉर्मलसी की, तो जाहिर तौर पर जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, जो आर्मी हैं, जो पुलिस है, जो इंटेलिजेंस का नेटवर्क है, वो भी फिर नॉर्मल होता ही चला गया। और नॉर्मल का आलम यह था कि जिस जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर घाटी में अगर 100 लोग भी कहीं इकट्ठे होते हैं, और खासकर नॉन कश्मीरी, तो पुलिस वहां पर रहती है निगरानी के लिए, चौकसी के लिए। अगर 100 लोग, अगर 50 लोगों का भी कहीं मजमा है जिसमें ज़्यादातर नॉन कश्मीरी हैं, बिहार के, यूपी के, महाराष्ट्र के, तो वहां पर पुलिस खुद ब खुद पहुंच जाती है। ये दस्तूर रहा है कश्मीर का। अगर आप भी कश्मीर गए होंगे तो आपने फील किया होगा। लेकिन सोचिए आप, नॉर्मलसी का आलम देखिए, प्रोपोगंडा का आलम देखिए कि पहलगाम के उस मिडो पर जहां पर भीड़ जमा थी 2000 लोगों की, 2000 सैलानी देश भर से वहां पर थे, वहां आज तक के मुताबिक सिक्योरिटी नहीं थी, ना आर्मी थी, ना इंटेलिजेंस के लोग थे, ना होमगार्ड थे, ना पुलिस थी, ना लोकल ही कोई अधिकारी थे निगरानी करने वाले। पूरी तरह से फ्री फॉर ऑल था, नो सिक्योरिटी एट ऑल। लोग कितने? 2000 टूरिस्ट किसी एक पिकनिक स्पॉट पे हैं, वहां पर ना ही पुलिस बल की कोई तैनाती, ना ही सुरक्षा बल। तो ये तो जम्मू कश्मीर की स्थिति थी, भारत की स्थिति थी, और सरहद के उस पार कुछ दूसरा मंजर था। वहाँ हो ये रहा था कि जो आर्मी चीफ हैं, जनरल साहब जो हैं, जिन्होंने इमरान खान को जेल भिजवा दिया और मिस्टर नवाज शरीफ के भाई को गद्दी पे बैठा दिया, ये जो साहब हैं असीम मुनीर साहब, ये साहब कहीं ना कहीं बलूचिस्तान में उलझते चले जा रहे थे, और बलूचिस्तान में कुछ ना कुछ घटनाएं होती चली जा रही थी, बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी। और यही स्थिति इनकी अफ़गान बॉर्डर पे थी, जो खासकर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर इलाका है पाकिस्तान का, पेशावर के आगे का आप कह सकते हैं। वहाँ पर भी कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो हैं वो जनरल साहब के हाथ से निकल रही थी। तो सरकार तो इन्होंने बनाई जनरल साहब ने, लेकिन खुद की पोजीशन बड़ी वीक हो रही थी। ऐसे लग रहा था कि कहीं ना कहीं जनरल जो है वो उतना मजबूत नहीं रहा जो पहले था।
एक्सटेंशन भी इन्होंने ले लिया जनरल साहब ने नवाज शरीफ के भाई से। लेकिन क्योंकि स्थिति पोजीशन कमज़ोर हो रही थी बलूचिस्तान में, अफ़गान बॉर्डर में, तो जनरल साहब ने अचानक कश्मीर के जिन को जिंदा करना शुरू किया और कश्मीर पर आग लगाने लगे। And we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. और यही नहीं, ये जो जनरल हैं जिनको मैंने जालिम कहा, जालिम इसलिए कहा क्योंकि जो जनरल पाकिस्तान की आर्मी को कमांड कर रहा हो, वो आदमी अगर अपने हेडक्वार्टर में रावलपिंडी में आईएसआई के चीफ को बुलाकर अगर वो स्क्रिप्ट तैयार करे कि ऐसे ऐसे मारना है, चुन चुन कर मारना है, बच्चों के सामने, पत्नियों के सामने, बच्चों को यतीम कर देना है, औरतों को विधवा कर देना, अगर इस तरह की स्क्रिप्ट लिख रहा है तो और क्या उसको कहूँगा। तो जनरल साहब ने एक चीज़ और कही, जनरल साहब ने ये कहा कि साहब बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं कहीं ना कहीं उसके पीछे भारत की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, ये बलूचिस्तान के टुकड़े कर रहे हैं, ये पाकिस्तान के टुकड़े करना चाहती, बलूचिस्तान को अलग करना चाहती। और जनरल ने फिर कहा भरी महफिल में कि हम बलूचिस्तान का बदला कश्मीर में लेकर रहेंगे। और बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान के माथे का झूमर है। तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। अब दोस्तों अंदर की सच्चाई ये है कि ये जो जनरल हैं, जनरल मुनीर, इन्होंने आईएसआई के साथ मिलकर आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में पहले से जो आतंकवादी छुपे हुए थे, पाकिस्तान के हाईली ट्रेंड टेररिस्ट जो छुपे हुए थे, उनको फिर से रीएक्टिवेट करना शुरू किया। और ट्रायल के तौर पर जनरल ने जो पहला जो आप कह सकते हैं टेरर एग्जीक्यूट किया, उसको अंजाम दिया, वो 20 अक्टूबर 2024 को, कुछ महीने पहले सोनमर्ग जम्मू कश्मीर में, कश्मीर इलाके में एक बहुत ज़बरदस्त सोफिस्टिकेटेड टनल बन रही थी, सुरंग बन रही थी जो हाईवे को जोड़ रही थी। उस टनल पर इन्होंने टेरर अटैक किया, जहाँ पर 6 कंस्ट्रक्शन वर्कर मजदूर मारे गए जो नॉन कश्मीरी थे, एक डॉक्टर साहब, उनकी भी हत्या की गई। और एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये पहली वार्निंग थी, ये जो पहला ट्रायल था कि हम आगे और क्या करने जा रहे हैं। और ये भी हमला एक तरह से उस टनल को बेसिकली ब्लास्ट करने का था जो कर नहीं पाए, यानी कहीं ना कहीं आर्थिक रीढ़ तोड़ने की, इंफ्रास्ट्रक्चर को कोलैप्स करने का एक इरादा था जनरल का जम्मू कश्मीर में। 7 लोग मारे और उसके बाद प्रधानमंत्री ने उस टनल का उद्घाटन भी किया। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पिछली मीटिंग जो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में ली, श्रीनगर में जाके, आई थिंक 8 अप्रैल को, वहाँ पर उन्होंने अफसरों के साथ जो भी रिव्यू किया, उसके बाद मिस्टर शाह ने कहा कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, पुलिस और सिक्योरिटी और आर्मी पूरी तरह से कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। और इस मीटिंग के बाद अमित शाह ने ऐलान किया कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक ठाक है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त है और हमने आतंकवाद की रीढ़ तोड़ दी है। ये असेसमेंट अमित शाह का 8 अप्रैल को था, इतनी बड़ी घटना के बाद और इतनी बड़ी घटना से पहले। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अफसरों ने या तो गलत राय दी या फिर चापलूसी में अक्सर ऐसा ही होता है। अब जो घटना 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई, उसमें भी जनरल थे, आईएसआई चीफ थे, और फिर वही मॉड्यूल था जिसमें बताया जाता है कि 7 आतंकवादियों का ग्रुप है जिनके पास AK-47, M4, M2 जैसी राइफ़लें हैं, अमेरिकन राइफ़ल्स हैं। मैं राइफ़लों की तस्वीरें नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, वरना वो भी आपको दिखाता। तो इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनको दिए गए। ये जो 7 आतंकवादियों का जो ग्रुप है, जिसमें 5 जो हैं पाकिस्तान के हाईली ट्रेंड आर्मी के हाईली ट्रेंड टेररिस्ट हैं, इनको फिर स्क्रिप्ट पकड़ाई गई। और स्क्रिप्ट में एक खास बात ये थी कि सैलानियों पर हमला करना है, चुन चुन कर हमला करना है और कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करना है उनको किस मज़हब के हैं। और इसके पीछे टारगेट ये था जनरल का कि कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम का एक माहौल देश में बनाया जाए और इस बारूद को और ज़्यादा फैलाया जाए कि कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम राइट जैसी स्थिति हो। एक तो मकसद ये था, और दूसरा मकसद ये था कि कश्मीर की जो आर्थिक हालात हैं जो बेहतर हो रहे थे,
टूरिज़्म की वजह से होटल्स बुक थे, फ़्लाइट्स बुक चल रही थी, टैक्सीज़ नहीं मिल रही थी, 2-2, 2.5 करोड़ सैलानी साल भर में जा रहे थे। वहाँ पर उस टूरिज़्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से क्रिपल कर देना, तोड़ देना, ये एक मकसद था। और मुझे लगता है कि जो पॉइंट नंबर 2 है कि जम्मू कश्मीर की, खासकर कश्मीर घाटी की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है, जिससे 70% कश्मीरी जो उनकी रोज़ी रोटी जिससे चलती है, जिस इकोसिस्टम से, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर, इसमें कहीं ना कहीं ये जालिम जनरल कामयाब होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैं चाहूँगा कि स्थिति में सुधार हो। दोस्तों, जो असली सवाल है, जो बड़ा सवाल है, वो ये है कि मोदी जी के पास ऑप्शंस क्या हैं, विकल्प क्या है इस जनरल से निपटने के लिए, पाकिस्तान की सेना से, ISI से निपटने के लिए। क्या एक बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक मोदी करेंगे? अब ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि जनता उसमें, चाहे मोदी जी के भक्त हों, चाहे वो आप कह सकते हैं कि सेकुलर माइंड के जो है हिंदू हों, या फिर मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, जो भी इस हिंदुस्तान का रहने वाला है, ये जो घटना पहलगाम में हुई, सब ने इसकी मजम्मत की है। सब ने इसको कहीं ना कहीं ये बताया है कि ये एक ऐसी घटना है जिसने इंसानियत को शर्मसार किया है। तो प्रेशर बढ़ रहा है मोदी और अमित शाह पर, और प्रेशर इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि सर्जिकल स्ट्राइक का पैमाना तो खुद मोदी जी ने बनाया था। जब बालाकोट स्ट्राइक उन्होंने करी तो उन्होंने तय कर दिया कि अगर हम पर हमला होगा, भारत पर हमला होगा, तो हम घुसकर मारेंगे। ये पैमाना तो मोदी जी ने ही बनाया था। तो क्या इस पैमाने पर मोदी खरे उतरेंगे? क्या प्लानिंग हो रही है? और आज की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो बैठक हुई थी, क्या उसमें ये इरादा कर लिया गया है? यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा, और बात ये है जो खबरें छन छन कर आ रही हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक इतनी भी आसान नहीं होगी, क्योंकि ये जो जालिम जनरल है, इसको उम्मीद है, इस जनरल को, कि कहीं ना कहीं चीन से भी इस बार कुछ हेल्प मिल सकती है, क्योंकि चीन भी बॉर्डर इश्यूज़ को लेकर थोड़ा सा खफा है। तो थोड़ा सा टारगेट इस बार, चैलेंज थोड़ा मुश्किल देखना है, मोदी और अमित शाह खरे उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं। तो दोस्तों, ये आज का वीडियो था, और मैं आपसे एक आखिर में गुजारिश करूंगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर साझा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल को लाइक भी करिए, और अपने कमेंट ज़रूर लिखा करिए। एक आइडिया मुझे मिलता है कि आप क्या सोच रहे हैं इस वीडियो को लेकर, क्या आपके सजेशंस हैं, क्या आपके आइडियाज़ हैं, और क्या मैं अगले वीडियो में आपके आइडियाज़ को शामिल कर सकता हूँ अपने वीडियोज़ में। तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा। और ये आज का वीडियो था, और जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।